सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय अमन पे। ठीक है, तो आज जो है हम लोग करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स। ठीक है, मतलब ये इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा। इसमें हम लोग जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जो बेसिक जानकारियाँ हैं जो ज़रूरी हैं। और ये बेसिकली क्या है कि इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो इंट्रोडक्टरी वीडियो होने के कारण ये क्लास 10th के लिए है बेसिकली। ठीक है, बट क्लास 11th में भी इंट्रोडक्टरी वीडियो यही रहेगी। ठीक है, तो आप ये क्लास 11th और क्लास 10th दोनों के लिए यूज कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले जो आखिरी वर्ड जो ट्रिग्नोमेट्री है वो है क्या। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम लोग देखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री जो है बेसिकली यहाँ पे 3 वर्ड से मिला हुआ है, मिलके बनता है। सबसे पहले जो है यहाँ पे ट्री है, ये जो ट्री है इसका मतलब होता है 3। और उसके बाद जो गोनो है, इस गोनो का मतलब होता है एंगल। क्या होता है? एंगल। और जो मेट्री है, ये मेट्री का मतलब होता है मेज़रमेंट। तो बेसिक मीनिंग अगर देखें तो मेज़रमेंट ऑफ 3 एंगल्स होता है। लेकिन कुछ कुछ बुक्स जो है इसको और थोड़ा इलेबरेट करके लिखते हैं और वो लिखते हैं क्या कि ट्रिग्नोमेट्री इज़ नथिंग बट इज़ अ वे टू मेज़र 3 एंगल्स एज वेल एज द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। और ये डेफिनेशंस जितनी भी है ये मेरी खुद की लिखी हुई है, तो आपको कहीं पे ये मिलने वाला है नहीं। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे और थोड़ा जो मैंने ये बनाया है बहुत इंटरेक्टिव वे में बनाया है ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छा लगे पढ़ने में। ठीक है, तो बच्चे ने जस्ट पूछा था कि ये ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा सा बेसिकली एक्सप्लेन किया है। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे इस बच्चे का कहना है कि क्या ये सभी ट्रायंगल पे अप्लाई हो सकता है सर। तो जी हाँ, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है बेसिकली वो हम क्या कर सकते हैं, सभी ट्रायंगल पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हर एक ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। एक सेकेंड, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल, हर एक ट्रायंगल पे ये क्या हो सकता है, अप्लाई हो सकता है। लेकिन जो हम लोग क्लास 10th में बेसिकली पढ़ते हैं वो बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो जितना भी फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है, राइट एंगल ट्रायंगल पे ही एप्लीकेबल है। अब कुछ देर के लिए इस बच्चे के मन में सवाल आया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, क्योंकि ये तो भूल गया है, बहुत दिनों से इसने पढ़ा नहीं है तो ये भूल गया है। तो इसने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पूछा है। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल आपका क्या हो 90 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल में जो होता है बेसिकली तीनों इंटीरियर एंगल, यानी जितने भी एंगल्स होते हैं 3 एंगल्स होते हैं, इन 3 एंगल्स का जो सम होगा वो हम लोग जानते हैं कि वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर एक एंगल 90 होगा तो ऑब्वियस है कि ये दोनों एंगल जो होंगे वो अक्यूट एंगल होंगे। अक्यूट का मतलब आप जानते हैं कि वो एंगल जो 90 से क्या हो, छोटे हो। ठीक है, जो 90 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, वो होते हैं अक्यूट। अब राइट एंगल ट्रायंगल इस बच्चे को समझ आ गया। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में जब हम लोग आगे देखते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल में बेसिकली 3 साइड्स हैं। ठीक है, अब ये साइड्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है परपेंडिकुलर, फिर होता है बेस, फिर होता है हाइपोटेनस। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जो हाइपोटेनस है वो क्या है, बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। ये भी सही बात है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है और हाइपोटेनस क्या है। तो आइए आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हाइपोटेनस, बेसिकली हाइपोटेनस के बारे में अगर देखें तो हाइपोटेनस क्या है, तो हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होता है। क्या होता है? लॉन्गेस्ट साइड होता है किसका, राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है, जो क्या होता है, अपोजिट होता है किसके, 90 डिग्री के। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस फिगर में, यहाँ पे मैंने फिगर बस ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 90 के जस्ट सामने है ना, 90 के जो ये जो सामने वाला साइड है ये वाला, तो ये आपका क्या है, हाइपोटेनस। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एच से। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं परपेंडिकुलर। ये जो परपेंडिकुलर होता है बेसिकली ये एंगल पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे। ये हमेशा क्या होता है कि जो एंगल बन रहा होता है उसके सामने बनता है। हमेशा क्या होता है, एंगल के सामने बनता है। और वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बट यूजुअली इट इज़ अ साइड विच इज़ परपेंडिकुलर टू द बेस। लेकिन ये होता क्या है, एंगल पे डिपेंड करता है।
तो जैसे कि देखिए एंगल यहाँ पे जो बन रहा है, तो इस एंगल के सामने वाला जो साइड है वही आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर एंगल ड्रॉ होता है तो इसके सामने वाला साइड मेरा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनस आप समझ चुके हैं कि जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है वही हाइपोटेनस होता है। तो जो रेस्ट बच गया वो मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, जो मेरा रेस्ट बच गया वही मेरा क्या है, बेस है। ठीक, तो आपने समझ लिया है कि परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनस क्या है और बेस क्या है। अब जब हम लोग आगे जाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में एक थ्योरम जरूर आता है। और वो थ्योरम कौन सा थ्योरम है, तो आप ये भी जानते हैं कि उस थ्योरम को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का यूज ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा होने वाला है तो हम लोग इसको समझेंगे भी। तो यहाँ पे इसी बात पे जो जब मैंने पाइथागोरस की चर्चा की, तो यहाँ पे क्या था, एक स्टूडेंट है वो पूछ रहा है ये तो मैं भूल गया हूँ। ठीक है, ये कह रहा है। तो जब ये कह रहा है तो यहाँ पे टीचर कहते हैं डोंट वरी। तो अब यहाँ पे क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम हमने डील किया है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे कह रहा है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल में जो स्क्वायर होता है हाइपोटेनस का वो इक्वल होता है। हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो क्या होता है, बेसिकली इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेस्ट ऑफ द साइड। मीन्स हाइपोटेनस का अगर आप स्क्वायर करते हैं, ये वाला चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखा है, हाइपोटेनस का जब आप स्क्वायर करते हैं तो वो इक्वल होगा किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के सम के। तो यहाँ पे जो ये है बेसिकली इसी को हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम को और इंटरेक्टिव वे में अगर समझना चाहते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि बेसिकली जो पाइथागोरस थ्योरम है, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके साइड्स को लेकर के अगर हम एरिया यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्वायर का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, स्क्वायर का। अगर हम स्क्वायर का फॉर्मेशन करें, ठीक है, तो अगर हम स्क्वायर का फॉर्मेशन यहाँ पे करते हैं, ओके, तो मैं इसको बस पेन से ही कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। ठीक, यहाँ पे सपोज कि अगर हम एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे थे कि ये जो है 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाला हो गया ये मेरा हाइपोटेनस। सपोज यहाँ पे एंगल बन रहा है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। और क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के सभी साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या है, अगर हम इसका एरिया फाइंड करना चाहें तो इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। और इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हमेशा क्या होता है कि एच स्क्वायर के इक्वल आता है। किसके इक्वल होगा, एच स्क्वायर के इक्वल। कैसे, तो इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। अगर हम लोग इसमें एक एग्जाम्पल लें तो एक पेज में ले लेता हूँ। ठीक, अगर आप एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं, सपोज दैट कि हम लोगों ने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया और इसको मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा। यहाँ पे सपोज कि इस वाले साइड का लेंथ 4 सेंटीमीटर है, इस वाले साइड का लेंथ 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पे जो है वो 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है इसलिए मैंने यूज किया है। 90 डिग्री के सामने आप जानते हैं कि ये हाइपोटेनस होगा। अगर मैं थीटा यानी कि एंगल यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो एंगल अगर यहाँ पे ड्रॉ होगा तो ऑब्वियस है कि ये इस एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा।
और जो रेस्ट बच गया वो क्या हो जाएगा, हमारा बेस। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर बना रहे थे, इसके बाद अगर हम यहाँ पे स्क्वायर बनाते हैं, पता नहीं क्यों नहीं, अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायर का फॉर्मेशन करते हैं, अच्छा ये आप थोड़ी देर के लिए सपोज कर लीजिए कि ये स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका एरिया निकालेंगे तो इसका जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, हम लोग जानते हैं कि जो स्क्वायर का एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, वो क्या होता है, हम लोग ये जानते हैं कि साइड इंटू साइड होता है ना। तो ये अगर 4 है तो 4 इंटू 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर हो गया। ये हो जाएगा 3 इंटू 3 मीन्स 9 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो स्क्वायर बन रहा है इसका हो जाएगा आपका 5 इंटू 5 मीन्स 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो 16 है और ये 9 है, अगर 16 में हम लोग 9 को ऐड करते हैं तो ये 25 सेंटीमीटर होता है, और यही जो है इसके इक्वल है। तो यहीं से जो है हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली है क्या, ठीक है। तो आशा है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम समझ आया होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में यही कहा जाता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेस्ट ऑफ द साइड्स के इक्वल होता है, मींस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, जो कि यहाँ पे भी मैंने लिखा है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से इस पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूले से जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ और जो है डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि h इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है, तो ये स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो आप जानते हैं कि ये रूट अंडर हो जाएगा, तो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। फिर अगर हम लोग यहाँ से पी स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहें तो जिसका वैल्यू हम लोगों को निकालना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अकेले रखते हैं, ठीक है। जिसका वैल्यू हम लोगों को निकालना होगा उसका वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, अकेले रखेंगे। तो अगर अकेले करना है तो पी स्क्वायर को अकेले करना पड़ेगा, जो कि हमने यहाँ पे किया है। तो ये हो गया एच स्क्वायर, और ये वाला जो प्लस में है तो ये दूसरे साइड जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि ये माइनस में हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि प्लस को अगर हम दूसरे साइड भेजते हैं तो वो माइनस में हो जाता है, और माइनस को दूसरे साइड भेजेंगे तो वो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे अगर हम लोग p का वैल्यू निकालना चाहे तो ये जो हमारा स्क्वायर है वो उधर जाएगा, तो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में। तो ये रूट में आ गया, और ये हो गया एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसी तरह से हम लोगों ने जिस तरह से p का वैल्यू निकाला है उसी तरह से हम लोग b का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो b का अगर वैल्यू निकालना चाहे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है उसको आपको क्या रखना पड़ेगा, अकेले रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, अकेले रखेंगे। तो यहाँ पे बी स्क्वायर अगर अकेले करना है तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस पी स्क्वायर को दूसरे साइड भगाना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि किसी भी नंबर की या फिर कोई भी वैल्यू रहता है तो उसके आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ ना कुछ हिडन रहता है। तो सपोज डैट कि कोई एक कांस्टेंट ए है, तो हम लोग जानते हैं कि ऊपर नीचे कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ हिडन है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये डिवाइड हो रहा होता है 1 से, इसके आगे हम लोग जानते हैं कि प्लस का साइन हिडन होता है। कोई भी नंबर पे जो पावर होता है वो बेसिकली क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि 1 ही क्यों होता है, ठीक है, 2 3 4 क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं ए पे पावर 2 की, तो अगर ए पे पावर 2 है तो मीन्स ए को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ए पे पावर हम लोग 3 लिखते हैं तो मीन्स ए को हम लोग कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार। तो ए पे पावर अगर 1 लिखते हैं तो ये ए हो जाएगा।
और अगर a पे पावर 0 होगा तो आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ पे पावर 0 होता है तो वो 1 हो जाता है। और इसका अगर प्रूफ देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बोलें, मैं आपको इसका प्रूफ दे दूंगा। ठीक है, ये वैसे 8 क्लास का टॉपिक है। ठीक है, 8 क्लास में हम लोग पढ़ते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट, तो वहाँ पे हम लोग इसको इजीली प्रूफ कर सकते हैं। और जो इनटू में होता है वो इधर 1 होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हिडन होती हैं, तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका प्लस साइन है। ठीक है, प्लस है तो ये इस साइड जाएगा, तो जब ये इस साइड जाएगा तो वो किस में होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ पे बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी का वैल्यू आ गया रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने और जो भी एक्स्ट्रा फार्मूलाज थे वो निकल गए हैं। तो अब जो है बात क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है कि ये तो पूरा नया है ना, ये पूरा क्या हो गया, नया हो गया। तो यहाँ पे जो टीचर हैं डोंट वरी बोलते हैं, ठीक है, स्टूडेंट बोल रहा है कि ये तो पूरा नया है। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि रिमेंबर करेंगे फर्स्ट कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6। अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं उसको हम लोग किस तरह से रिमेंबर करते हैं, तो थोड़ा सा एक तरीका है, मतलब वो नॉर्मल रखा है मैंने, तो ये बात आप इन जनरल है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपको याद रह जाए बस इसके लिए इसको किया गया है। ठीक है, तो हम लोग याद रख सकते हैं सीन तमन्ना का। जब आपने देखा होगा स्त्री, स्त्री मूवी आप लोगों ने देखा है ना, स्त्री, स्त्री मूवी में आपने देखा था ये वाला सीन डांस, तो उसमें क्या है, तो ये है सीन तमन्ना का। ठीक है, तो सीन मतलब यहाँ पे याद रखेंगे आप, पहले साइन है, तमन्ना का टी से आप याद रख सकते हैं तन, इसका दिख रहा है तन, इसलिए हम लोग याद रखेंगे यहाँ पे 10। और का मीन्स याद रख लेंगे कॉस, का मतलब क्या याद रख लेंगे, कॉस। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ याद हो जाएगा कि साइन, टेन और कॉस होता है। ठीक है, अब साइन, टेन और कॉस होता है, तो अब देखिए अगर कोई व्यक्ति है, सीधी सी बात है कि अगर कोई आदमी है तो उसकी वाइफ भी जरूर हो रही होगी। तो अगर जो उसकी वाइफ होती है, इन जनरल अगर हम लोग देखते हैं सोसाइटी में, तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है सीधा साधा सा है, तो उसकी वाइफ जो है उसके जस्ट अपोजिट होती है। अपोजिट मतलब कहने का मतलब है क्या, कि अगर वो शांत स्वभाव का है तो उसकी वाइफ ज़्यादा बोलने वाली होगी, अगर वो शांत रहता है तो उसकी वाइफ गुस्सैल होगी। ठीक है, अगर वो शांति से रहता है तो उसकी वाइफ झगड़ालू भी हो सकती है। तो मतलब कहने का यही अर्थ है कि वो जो है बिल्कुल क्या है कि अपोजिट है ना। और यहाँ पे जो साइन है उसका जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक, उसका जस्ट अपोजिट होता है क्या, कॉसेक। तो साइन की जो वाइफ है वो क्या है, कॉसेक है। तो साइन जब कहता है, जब वाइफ की बात आती है तो साइन बोलता है किसकी, किसकी से याद रखिए कॉसेक। साइन जब बोलता है किसकी तो उससे याद रखिए कॉसेक। टेन जो बोलता है, टेन बोलता है कौन, जब टेन के बारे में, वाइफ के बारे में जब पूछा जाता है टेन से, तो बोलता है कौन, तो कौन से याद रखना है, कॉट। और जब कॉस से बोला जाता है तो कॉस बोलता है सेक्सी। ठीक है, कॉस क्या बोलता है, सेक्सी, इसलिए उसकी वाइफ हो गई सेक्सी। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है आपको कि जो साइन है बेसिकली, साइन की वाइफ है कॉसेक, तो वो बोलता है किसकी वाइफ है, तो किसकी से याद रखना है, कॉसेक। टेन बोलता है क्या, टेन बोलता है कौन, तो कौन बोलता है इसलिए बोलता है कॉट। अगर बोलेगा कॉस तो कॉस बोलता है यहाँ पे क्या, सेक्सी, इसकी जो वाइफ है वो क्या है, सेक्सी है, इसलिए सेक लिखा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है साइन हो जाएगा कॉसेक, यानी कि साइन का जस्ट अपोजिट क्या है, कॉसेक है। टेन का जस्ट अपोजिट कॉट है और कॉस का जस्ट अपोजिट सेक है। बस ये इंटरटेनमेंट पर्पज से, मतलब याद रह जाए आपको, उसके लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, अब जब हम लोग इसके फॉर्मूला, तो हम लोगों ने क्या देखा कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं। पहला साइन है, दूसरा टेन है, फिर कॉस आ जाता है, फिर कॉसेक है, फिर कॉट है और फिर सेक है। ठीक है, तो अब हम लोग अगर आगे देखें तो आगे हम लोग देख सकते हैं कि जो फॉर्मूलाज है बेसिकली, अब यहाँ पे साइन थीटा का हम लोग फॉर्मूला लिखने वाले थे। तो फॉर्मूला जब लिखने जा रहे हैं तो यहाँ पे ये बच्चा पूछ रहा है अब ये साइन थीटा नामक क्या चीज़ है, अब ये थीटा कहाँ से लेते आ गए सर आप। तो यहाँ पे ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करते हैं, या फिर ट्रिग्नोमेट्री जो आता है, शब्द जो आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री, वो आखिर है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री को जब आप आगे पढ़ते हैं 11th में, तो आप समझिएगा इस चीज़ को कि ट्रिग्नोमेट्री एक तरह का फंक्शन है, एक तरह का क्या है, फंक्शन है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर फंक्शन होता क्या है,
क्योंकि आपने अभी तक, जब आप क्लास 10th में हैं तो आपने आज तक कभी फंक्शन का नाम नहीं सुना होगा। अगर आपके दिमाग में मैं फंक्शन बोलूँ तो फंक्शन का मतलब होगा या तो आपके दिमाग में बर्थडे पार्टी आ रहा होगा, ठीक है, या तो क्या आ रहा होगा, कोई कोई शादी विवाह का फेस्टिवल आ रहा हो, मतलब शादी वगैरह होगा तो वेडिंग एनिवर्सरी या फिर कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइप का फंक्शन आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स में भी फंक्शन होता है। तो आप अगर देखना चाहते हैं फंक्शन को, तो फंक्शन में अगर मैथमेटिक्स देखना चाहते हैं तो फंक्शन जस्ट लाइक अ मशीन है। मशीन कहने का मतलब क्या है कि मशीन एक ऐसा चीज होता है जिसमें आप जब इनपुट डालते हैं तो इनपुट डालने के बाद आपको क्या मिलता है, कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है ना। जैसे कि अगर मैं सीधी सी बात करूं, एक आपने देखा होगा कि रील बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। वो रील जो वायरल हुआ था उसमें क्या था बेसिकली, कि एक तरफ से आलू डालेंगे और दूसरे तरफ से क्या निकलेगा, सोना। तो एक तरफ से जो आलू डाल रहे हैं और दूसरे तरफ से सोना निकल रहा है, तो आलू जो है यहाँ पे क्या है, इनपुट है। आलू क्या है, इनपुट है। और जब वो मशीन में क्या हो रहा है कि प्रोसेस हो रहा है, तो प्रोसेस होने के बाद आपको क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, और वही आउटपुट आपका क्या है, गोल्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक तरफ से आप इनपुट डालिएगा और इनपुट डालने के बाद आपको कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, आउटपुट। तो ये चीज़ जो प्रोवाइड करता है उसी को हम लोग मशीन कहते हैं, जस्ट लाइक अ जूसर। अगर हम लोग जूसर में देखें तो जूसर में क्या होता है बेसिकली, कि जूसर में आप जानते हैं कि जो जूसर होता है उसमें क्या होता है, हम लोग इनपुट के रूप में जो है फ्रूट्स को डालते हैं, ठीक है। जब इनपुट के रूप में हम लोग फ्रूट्स को डालते हैं तो फ्रूट क्या करता है बेसिकली, फ्रूट क्या करेगा, मशीन उस फ्रूट को प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद आपको क्या देता है, जूस प्रोवाइड करता है। इसका मतलब क्या है कि आपने मशीन में जो जूसर है बेसिकली उसमें इनपुट के रूप में फ्रूट डाला, और फ्रूट क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, और प्रोसेस होने के बाद आपको क्या मिला, जूस। तो यहाँ पे जो ये फंक्शन है जस्ट लाइक वैसा ही है। जब फंक्शन में आप क्या होता है कि कुछ ना कुछ इनपुट डालते हैं, तो इनपुट डालने के बाद वो प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद आपको क्या देता है, आउटपुट देता है। इसका एक सरल एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो आप बचपन में यानी कि मेरा अर्थ है कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि इस ढंग का आपको सवाल मिलता था, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन रहता था, तो आपसे कहा जाता था पी ऑफ जीरो का वैल्यू बताओ, पी ऑफ वन का वैल्यू बताओ। तो ये बेसिकली जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक फंक्शन ही है। फंक्शन क्यों है, क्योंकि जब आप इसमें इनपुट के रूप में जीरो रखते हैं तो जीरो के बदले ये क्या होता है, कुछ ना कुछ काम करके आपको एक वैल्यू प्रोवाइड करता है। सपोज डैट कि मैं यहाँ पे x के बदले जीरो रखता हूँ, तो जीरो प्लस वन हो जाएगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन। तो जब मैंने इनपुट के रूप में जीरो रखा, ये मेरा इनपुट था। इनपुट के बाद ये हमको क्या मिल जाता है, आउटपुट मिल जाता है। इसका अर्थ क्या है कि जब मैंने इनपुट इसमें डाला है तो वो प्रोसेस किया है। प्रोसेस मतलब कि वो काम कर रहा है, कुछ ना कुछ अंदर में काम हो रहा है, और उस काम होने के बाद जो है हमारा क्या हुआ, आउटपुट मिला। और यहाँ पे जो काम था वो हमारा ये काम था कि हमने यहाँ पे इसको क्या किया है, पुट किया, ठीक है। तो आशा है कि आपको मशीन यानी कि फंक्शन अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा में भी ऐसा ही चीज़ है। साइन थीटा में हम लोग क्या करते हैं, जब एंगल का वैल्यू पुट करते हैं तो एंगल का वैल्यू पुट करने के बाद ये प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद हमको क्या देगा, एक रियल वैल्यू देगा। और रियल वैल्यू के बारे में बात करें तो आप रियल नंबर के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। इसमें किसी भी तरह की दोहराई नहीं है कि आपको रियल नंबर नहीं मालूम होगा, ठीक है। अगर नहीं मालूम हो तो ज़रूर कमेंट में लहरा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको रियल नंबर पे भी पता चल जाएगी कि रियल नंबर जब मैं समझाऊंगा तो रियल नंबर ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं रियल नंबर बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले मैं डिजिट्स की बातें करूंगा, उसके बाद नंबर की बातें करूंगा। नंबर में भी दो टाइप के नंबर होंगे। रियल नंबर की बात करूंगा, इमेजनरी नंबर की बात करूंगा। फिर उससे ज़्यादा एक बड़ा डोमेन है, जब इन दोनों को हम लोग मिलाते हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। तो मैं सारी चीज़ें आपको डील करके बहुत अच्छी तरह से समझा दूंगा, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिखेंगे। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जब हम लोग एंगल के बारे में बात करते हैं तो एंगल बेसिकली अलग अलग तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम लोग ट्रायंगल में दिखाते हैं तो कभी आपको थीटा दिखेगा, इसको हम लोग थीटा कहते हैं। इसको हम लोग फाई कहते हैं। ये वाला जो साइन दिख रहा है वो आपको फाई के जैसा दिख रहा है, ठीक है। ये क्या है, फाई है। इसको हम लोग साई कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, साई। ये मेरा साई है, ये फाई है, ये थीटा है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये गामा है। और भी सिंबल्स होते हैं जैसे कि डेल्टा होता है, जीटा होता है, बहुत सा सिंबल है मैथमेटिक्स में, जस्ट लाइक ABCD वैसा ही, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों ने फंक्शन को बहुत अच्छे से समझ लिया, ठीक है।
कि जिससे जब हम लोग इनपुट डालते हैं तो इनपुट के बदले हम लोग को क्या देता है, कुछ ना कुछ आउटपुट देता है, तो वही होता है फंक्शन। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक पॉलिनोमियल दिया था, इसमें मैंने इनपुट डाला और इनपुट डालने के बाद कुछ ना कुछ क्या मिल जाता है, आउटपुट। इसका मतलब जो पॉलिनोमियल है वो भी क्या है, एक तरह का फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन है मतलब मशीन है। अब हम लोग क्या याद करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये सब याद किया हुआ रहता है कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, सोना चांदी तौल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सोना चांदी तौल। ठीक है, तो यहाँ पे सोना यानी कि एस से याद रख लेंगे हम लोग, ये साइन के लिए है। सी से याद रख लेंगे हम लोग, ये कॉस के लिए है। और टी से याद रख लेंगे हम लोग, ये टेन के लिए है। ठीक है, तो जो साइन के लिए है वो क्या हो जाता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो यहाँ पे जो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो P बाय एच है, P बाय एच है, तो ये P बाय एच जो है ये साइन थीटा का फॉर्मूला है। साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय एच, और P आप जानते हैं जैसा कि P यहाँ पे परपेंडिकुलर है और H आपका हाइपोटेनस है। और इसी चीज़ को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फिगर बना दिया था ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ आ जाए। फिर अगर हम लोग कॉस थीटा के बारे में बात करें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाय एच हो जाता है, और टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी हो जाता है। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं अगर याद रखना चाहे तो, हेलो पंडित भाई, हेलो पंडित भाई। ठीक है, ऐसे करके भी आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। ठीक, तो अगर याद रखना चाहे तो उसके ये इस तरह से भी याद रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने पहले कहा था कि बेसिकली जो है ये साइन का जो वाइफ है, साइन की जो वाइफ है वो कौन थी, कॉसेक थी, है ना। तो जो वाइफ है वो टोटली अपोजिट। तो अगर साइन शांत स्वभाव का होगा तो वो उसकी जस्ट उल्टी होगी। तो साइन अगर पी बाय एच है तो इसका जस्ट अपोजिट देख लीजिए क्या हो गया, ये एच बाई पी। कॉस थीटा था, कॉस की वाइफ कैसी थी, सेक्सी थी। तो कॉस थीटा अगर बी बाय एच है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई बी। और टेन थीटा था तो टेन क्या कहता था, कॉट। कौन है भाई, टेन क्या कहता था, कौन। तो कौन से याद रख लेते थे हम लोग, कॉट। तो टेन थीटा अगर पी बाई बी है तो कॉट थीटा बी बाई पी हो जाएगा, है ना। तो अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फुल फॉर्म्स, कुछ फुल फॉर्म्स है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फुल फॉर्म्स याद रखेंगे, जैसे कि साइन, एस आई एन जो हम लोग लिखते हैं इसका फुल फॉर्म होता है एस आई एन ई, साइन। ठीक है, कॉस का होता है कोसाइन। ये जस्ट मैं रीड आउट कर देता हूँ, इसमें कुछ जानने लायक उतना है नहीं। टेन को हम लोग टेंजेंट लिख सकते हैं, कॉसेक को हम लोग कॉसेकेंट लिख सकते हैं, सेक को हम लोग सेकेंड लिखते हैं, और कॉट को हम लोग कोटेंजेंट लिखते हैं। और इसको आपको याद रखना है, क्यों याद रखना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ये पूछा जाता है। अब जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ ये आपका 2 मार्क्स का 2-3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसको मैं और ज़्यादा हर लेक्चर अब आने लगेगा। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत दिन से थोड़ा बिजी चल रहा था, इस कारण से मेरा लेक्चर्स नहीं आ पा रहा था। तो अब जो है वो रेगुलर बेसिस पे आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। ये पहला लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का, अगेन जो सेकेंड आएगा फिर उसमें हम लोग डील करेंगे एनसीईआरटी बुक। ठीक है, एनसीईआरटी में यहाँ पे ऑल बुक्स को मैं डील करूँगा, आपको एनसीईआरटी भी पढ़ा दूंगा मैं, आर एस अग्रवाल के भी क्वेश्चंस करवा दूंगा, आर डी शर्मा के भी क्वेश्चंस करवा दूंगा, और जो प्रीवियस ईयर में जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो मैं एक प्लेलिस्ट बना के डाल दूंगा कि आपके जो प्रीवियस ईयर है, देखिए किसी भी एग्जाम को अगर क्रैक करना है आपको तो उसके लिए प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर को करना और प्रीवियस ईयर को नेग्लेक्ट करना, अगर आप नेग्लेक्ट करते हैं PYQ तो बहुत बड़ी लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो है मैथमेटिक्स में रिपीट होते हैं। चाहे आप CBSE में देख लें, चाहे आप स्टेट बोर्ड में देख लें। स्टेट बोर्ड आपका बिहार बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, कुछ कोई भी बोर्ड हो, अगर आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से या फिर मैथमेटिक्स से तो ऑब्वियस है कि यहाँ से रिपीट जरूर होगा। ठीक है, तो अगर अब हम लोग क्वेश्चंस की बात करें तो मैं एक क्वेश्चंस आपको करके दिखा देता हूँ, आगे आप लोग जो है इसके आगे आप करेंगे। इसको यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं अगर आप प्रयास करेंगे तो करेंगे, नहीं तो मैं आगे जो आगे वीडियोज आएंगे उसमें मैं वो करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं ऑब्वियस करा दूंगा। तो मैं अगर पहले क्वेश्चन के बारे में बात करूँ तो पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 आ रहा है, और यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू आपको दिया हुआ है ना। और हम लोगों को क्या करना है कि जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसको फाइंड करना है। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। सॉरी फ्रेंड्स, कॉल आ गया था। तो आगे हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं आंसर। ठीक है, सबसे पहले अगर गिवन देखें तो गिवन था हमारे पास कि साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 था, है ना। साइन थीटा इज इक्वल टू अगर √3/2 है तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, P/H होता है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर देखें तो हम लोग P की जगह पे अगर कंपेयर करते हैं तो P के स्थान पे क्या है, √3 है, और H की जगह पे क्या दिखता है आपको, 2 दिखता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हियर P इज इक्वल टू √3 और H इज इक्वल टू 2। अब आप जानते हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक है तो यहाँ पे हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तो 3 साइड्स होती हैं। तो पहला हो गया आपका परपेंडिकुलर, दूसरा हो गया आपका हाइपोटेनस, तो यहाँ पे बेस भी बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बेस देख लेते हैं। तो बेस हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि बेस हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने जस्ट ऊपर फॉर्मूला देखा था बी का, है ना। बेस के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है √H² माइनस P²। तो हम लोग इसकी हेल्प से क्या करेंगे, बेस को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो नाउ जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। सो नाउ या तो पाइथागोरस थ्योरम आप लिख दें या एज वी नो डैट दे करके भी हम लोग इसमें काम चला सकते हैं। तो एज वी नो डैट जो b इज इक्वल टू होता है वो क्या होता है, √H² माइनस P² होता है। h की वैल्यू अगर मैं बोलूँ तो h क्या है, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और p यहाँ पे √3 है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर हो गया है आपका 4। और यहाँ पे आप जानते हैं कि जो स्क्वायर होता है वो रूट को खा जाता है ना। अब स्क्वायर रूट को खा जाएगा तो खाने के बाद तो सिर्फ प्लेट बचता है। तो यहाँ पे प्लेट है तो प्लेट बच गया 3। 4 में से 3 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो b इज इक्वल टू मिल जा रहा है √1। और आप जानते हैं कि जो 1 है वो अपने आप का ही स्क्वायर है। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे p भी हम लोगों को पता है, h भी पता है और b भी पता है। तो अब हम लोग आते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। सो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चाहिए। तो cos थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है, फॉर्मूला B/H होता है। b का वैल्यू 1 था, h का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे हो गया वैल्यू 2। उसके बाद अगर हम लोग टेन थीटा निकालना चाहें तो टेन थीटा होता है P/B। तो p का वैल्यू कितना था, p का वैल्यू था √3 और b का वैल्यू है 1, मीन्स यहाँ पे ये √3 के इक्वल है। अगर हम कॉट थीटा के बारे में बात करें तो आप जानते हैं कि कॉट जो है वो किसकी वाइफ है, टेन क्या बोला था, कौन बोला था, टेन बोला कौन। तो ये हो जाएगा कॉट। तो इसको उलट देना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये √3 आ रहा है तो 1/√3 हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग कॉस बोलेंगे तो कॉस की वाइफ कैसी थी, सेक्सी थी, तो सेक थीटा। तो ये हो जाएगा H/B। तो ये हो गया आपका 2/1 मीन्स 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कॉसेक के बारे में बोले तो कॉसेक जो है कौन था, बेसिकली याद है, साइन बोला था किसकी। तो कॉसेक तो थोड़ा सा अगर घुमा के बोलेंगे तो क्या बोलेगा, कोस्की, कोस्की बोलेगा। तो कोस्की यानी कि बंगाली में बोलते हैं ना कोस्की, तो थोड़ा सा बंगाली टोन वाला आदमी है वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो H/P हो जाएगा। H का वैल्यू 2 है, P का वैल्यू √3 है। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इसी के साथ हम लोगों ने इसको ख़त्म कर लिया है, इंट्रोडक्टरी वीडियो। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ठीक है, अगर आप न्यू हैं, ठीक है, न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ठीक है, प्रेस द बेल आइकन। अगर आप बेल आइकन दबा देते हैं
तो क्या होगा कि जो भी हमारा वीडियो होगा वो उसका नोटिफिकेशन आपको मतलब इमीडिएट मिल जाता है। तो इमीडिएट मिल जाता है तो आपने पढ़ाई भी कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है, और हमारा वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा जो टारगेट है वो अक्टूबर में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपके लिए। क्रैश कोर्स टाइप कोर्स स्टार्ट होगा, क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, वो 10th के लिए भी होगा और 12th के लिए भी होगा। ठीक है, मैथ्स का, स्पेशली मैथ्स का, और टारगेटेड बैच रहेगा। टारगेट 100 मार्क्स। ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स यहाँ से आपका गारंटेड तैयारी कराई जाएगी आपको। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को बंद करता हूँ और आप लोगों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ।